नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इंतज़ार करते रह जाती कि बाहर का शोर शांत हो जाएगा, तो ये शांत होने वाला नहीं है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो 26/8/2023 को यानी सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न आया था 9th के लिए, वो हम देखने वाले हैं टीजीटी पेपर में। ठीक है, तो ये सामान्य अध्ययन से इसमें 40 प्रश्न दिया गया है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे कि हिस्ट्री के प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे। और आप अगर प्रश्नों को देखेंगे ना, तो अब ऐसा नहीं प्रश्न पूछ रहा है कि हाँ भैया कि देखिए, जैसे चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। अब ये नहीं पूछा हुआ है कि इनसे कौन जुड़े हुए थे, तो ये सभी को पता है, सूर्य कुमार सेन थे। लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है कि महिला क्रांतिकारी कौन मारी गई थी, तो डीपली थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक शिक्षक बनना है तो चलिए आज हम लोग इसी के 40 प्रश्नों को देखते हैं और एक्सप्लेन सहित देखेंगे जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। देख रहे हैं प्रश्नों का स्तर, पश्चिमी एशिया से व्यापारिक क्या था, संबंध था। तो देखिए, रोपड़, संघोल यानी संथाल जो भी हो जाएगा, कालीबंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी एशिया से जो व्यापारिक संबंध था वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर का था, तो वो था कालीबंगा का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसकी व्याख्या देखिए, कालीबंगन घग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित है। काग याद कीजिए, क से कालीबंगा हो जाएगा, घ से घग्गर नदी हो जाता। तो घाघरा और हकरा नदी के तट पर स्थित है, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख क्या थी, नदी प्रणाली थी। कालीबंगन पश्चिम एशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिए भी जाना जाता है। शहर में कई मुहरे और कलाकृतियाँ मिली हैं जो ऐसी सामग्रियों से बनी थी जो सिंधु घाटी क्षेत्र में नहीं पाई जाती थी। ठीक है, मतलब ऐसी सामान मिले थे जो कि सिंधु घाटी क्षेत्र में नहीं पाया जाता था। इससे पता चलता है कि कालीबंगन की दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार भी शामिल था। तो ये इससे हमें ये पता चल गया, क्योंकि व्याख्या देखना देखिए बहुत ज़रूरी है, व्याख्या से हमें बहुत सारी बातों का भी पता चलता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो ये तो पता ही होगा कि कांस्य से बनी थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल यानी 250 ईसा पूर्व की सबसे पुरानी कांस्य मूर्ति मानी जाती है। तो अगर ये भी पूछ लेता है कि कितने वर्ष पुरानी है, तो 250 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। इस महिला की मूर्ति के अंगों और धड़ को नर्तकी के रूप में सरल बनाया गया है। इसमें एक युवा महिला को उसके दाहिने हाथ को उसके दाहिने कुल्हे पर और उसके बाएं हाथ को एक मुद्रा में दिखाया गया है, जिसे एक नृत्य मुद्रा माना जाता है। इसके निर्माण में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया, जो एक परिष्कृत धातु तकनीक थी जो सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात थी। मतलब ये जो तकनीक था वो सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात था, मालूम था। दैमाबाद महाराष्ट्र में पुरातात्विक उत्खनन से 1500 ईसा पूर्व की कांस्य प्रतिमाओं का एक समान समूह खोजा गया है। तो यहाँ से एक ये भी तथ्य निकल कर सामने आ जाता है। तो इसीलिए जो पीछे एक्सप्लेन दिया गया हो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे पॉइंट हमारे सामने आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं, मतलब कौन से जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। कुबड़दार बैल, घोड़ा, गाय, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो मिला है कुबड़दार बैल का। देखिए, सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों जानवरों की पूजा करते थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला गैंडा और अगला महत्वपूर्ण जो जानवर था वो था कुबड़ वाला बैल था, जिसकी की पूजा करते थे। बैल उर्वरता और शक्ति का प्रतीक है और यह संभव है कि इसकी पूजा देवता या देवी के रूप में ही की जाती होगी। ठीक है, यानी सिंधु के लोगों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है, तो वो है 10 और 28, जो कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5वां। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद ही माना जाता है। 45 प्रश्न है, कीर्तार्जुनीय किसने लिखा था, भाटी ने, शूद्र, कालिदास या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस महाकाव्य कविता को लिखा किसने है, तो वो लिखे हैं भारवी। ठीक है, इसका आंसर अगर भारवी दिया रहता तो ये हो जाता, वरना अभी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता है, दुर्ग, व्यापार, बाजार, इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में प्रयुक्त जो पूर्व का अर्थ होता है वो होता है दुर्ग। देख लीजिए प्रश्नों का स्तर कहाँ से पूछ रहा है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद में जो तक्षण कहते हैं वो कहते हैं बढ़ई या वास्तुकार को। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, कि ऋग्वेद में तक्षण जो कहते हैं वो बढ़ई या वास्तुकार को कहते हैं और तक्षण एक वैदिक देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन काकणी किस धातु के बने सिक्के थे। काकणी जो है वो किस धातु का बना सिक्का होता, तो काकणी जो होता था वो तांबे का एक प्रकार का सिक्का होता था। ठीक है, किसका सिक्का होता था, तो तांबे का सिक्का होता था काकणी। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो गया।
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब वैशाली जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व में जो प्रथम गणतंत्र वैशाली है वो लिच्छवी वंशों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें कोई नहीं दिया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5th। अगला प्रश्न है कौटिल्य का अर्थ 50 प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अधिकरण हो गया, अध्याय कह लीजिए, तो वो है 15। ठीक है, वो 15 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते और इसमें मौर्य साम्राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा रचित। नेक्स्ट प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश जो था वो बिहार में किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सेनापति मलिक को नियुक्त किया था। ठीक है, मलिक जनी जो था, तो यहाँ पर तो नाम दिया नहीं है, तो इसलिए नाम बहुत याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा हो जाता है इनमें से कोई नहीं। एक बार इसको देख लीजिए। देखिए, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला गवर्नर नियुक्त किया था। मलिक जानी इल्तुतमिश का भरोसेमंद सेनापति था और उसकी ख्याति एक सक्षम प्रशासक के रूप में थी। मलिक जानी मध्य एशिया का एक ताजिक रईस था। ठीक है, क्या था? ताजिक रईस था। और उन्हें 1225 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया और वह 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तब तक वह इस पद पर बना रहता है, यानी बिहार का गवर्नर बना रहता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे। आगे बढ़ते हैं। नाना साहिब उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे, बिहार के 1857 के क्रांति के नेता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5th हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 3rd हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो रहते थे मेगास्थनीज, उसी की जो पुस्तक थी इंडिका, उसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसको आप लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मौर्य साम्राज्य के सारे प्रशासन के बारे में एक वीडियो बना हुआ है कि उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस समय, सामाजिक व्यवस्था, स्त्रियों की दशा किस प्रकार की थी। तो उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लें। अगला प्रश्न है मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? चुंगी कर से, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मदद ए मास मुगल साम्राज्य में किससे संबंधित था? तो इससे आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। देखिए, बार बार रोकना पड़ता है इसी कारण से। अगला प्रश्न है पूना समझौता का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, राजाओं को विशेषाधिकार, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वो था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के उद्धार के लिए डिप्रेशन क्लास मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो डिप्रेशन क्लास मिशन की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने। कब किया? तो 1930 ईस्वी में। उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन की मांग की। इस सम्मेलन में अंबेडकर का गांधी जी से क्या हो जाता है? सामना हो जाता है। जब ब्रिटिश जो सरकार थी वो अंबेडकर की इस मांग को स्वीकार कर लेती है दलितों के अलग निर्वाचन के बारे में, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दी और जिसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1932 में पूना पैक्ट होता है। ठीक है, यानी दोनों पूना समझौता करते हैं इसके ऊपर। तो यही था कहानी इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 58 प्रश्न हमारा है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो इनमें से किसी ने नहीं करवाया था। जंतर मंतर का जो निर्माण है वो महाराजा जयसिंह ने करवाया था और उन्होंने 5 जगह करवाया था, जैसे दिल्ली हो गया, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और एक जगह करवाए थे जो कि जयपुर था। तो जयपुर का जो जंतर मंतर था वो सबसे बड़ा जंतर मंतर था। ठीक है, और सबसे संरक्षित भी है। तो यहाँ से हमें याद कर लेना है कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाए थे महाराज जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है वंदे मातरम के रचनाकार थे? तो वंदे मातरम से बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनगण मन के रचयिता कौन थे और वंदे मातरम के। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। वंदे मातरम अगर आ जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और ये जो हमारा वंदे मातरम है ये प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के सत्र में पहली बार इस कविता को गाया गया था। ठीक है, इस गान को, और किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह गाया गया था। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बीच में इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए, अब आ जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? कौन? कोलंबस। किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो वो किया गया था स्पेन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। जो कोलंबस एक इटली का एक खोजकर्ता था जो एशिया के लिए क्या करता था? एक नया नया मार्ग खोजते रहता था। मतलब किसी को रहता है ना कि खोज करने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, तो इसको भी नए नए देशों को खोज करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो कोलंबस जो है 1492 में कहाँ भारत की खोज में निकलता है और किसकी खोज कर देता है? तो अमेरिका की खोज कर देता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर था कि किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो स्पेन द्वारा पोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है बोस्टन टी पार्टी से कि इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी बिहार स्टेट वाला आप सारा याद कीजिए, क्लास 9 का पूरी समरी मैं करवा चुकी हूँ। वो एक वीडियो बिहार स्टेट से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि SCRT वेस्ट सारे करवाए गए हैं। तो बोस्टन टी पार्टी इतिहास एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है
अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? अमेरिका के नेतृत्व में भैया क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? जॉर्ज वॉशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनना, दास प्रथा का उन्मूलन, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 जो माना जाता है वो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में माना जाता है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो वो था लुई 16वां। ठीक है। इसका आंसर होगा पहला, गलती से दूसरा टिक आउट हो गया हमारा है। अच्छा, लुई 16वां का जन्म कब हुआ था? तो 1754 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और सिंहासन पर बैठा था 1774 ईस्वी में। ये सभी हम लोग जब चैप्टर रीडिंग वाइज चैप्टर लगा रहे थे उसमें कर लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का जो है आविष्कार किसने किया था? तो वो किए थे हमारे जो जेम्स हॉर्ग्रीव्स थे, उन्होंने ये किया था। ठीक है। किसने किया था? जेम्स हॉर्ग्रीव्स ने किया था 1764 ईस्वी में। तो इस बात को भी याद रखना होगा कि 1764 ईस्वी में इन्होंने किया था किसका? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। अगला प्रश्न आता है, 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? काउंट कावूर के द्वारा, गिउसेप गैरीबॉल्डी के द्वारा, विक्टर एमानुएल के द्वारा, या अन्य जो और भी दिया हुआ है? तो चलिए देख लेते हैं। अगला है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यंग इटली मूवमेंट का जो उद्देश्य था वो मेजनी ने स्थापित किया था। ठीक है। कौन थे? तो गिउसेप मेजनी जो थे उन्होंने ही 1831 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो ये अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त ए लौह की नीति पर विश्वास करता था? कौन था? तो वो था ओटो वॉन बिस्मार्क। कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क था। इसको पूरी देख लीजिए। देखिए, जिस प्रश्न का ज़्यादा व्याख्या दिया हुआ है ना, जहाँ से कि आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, तो उसको मैं पढ़ दे रही हूँ। देखिए, इसको देख लीजिए। जर्मनी के एकीकरण के निर्माता ओटो वॉन बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति में विश्वास करते थे। वह 1862 से 1890 तक प्रशिया के प्रधानमंत्री और 1871 से 1890 तक जर्मन साम्राज्य के चांसलर थे। आगे बढ़ते हैं। बिस्मार्क एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे जो राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति और बल के उपयोग पर ज़्यादा क्या करते थे? मतलब उनको ज़्यादा भरोसा था। रक्त और लौह की बिस्मार्क नीति एक विवादास्पद नीति थी, लेकिन यह अंततः जर्मनी को एकजुट करने में सफल रही। उन्होंने 1866 में ऑटो प्राशिया युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर और 1870-71 के फ्रेंको प्राशिया युद्ध में फ्रांस को हराकर इसे प्राप्त किया था। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, स्टालिनग्राड पर का युद्ध, सुडेटेनलैंड पर जर्मन कब्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश का प्रमुख कारण था कि जापान ने हिटलर को क्या किया? अपना समर्थन देना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। तो यहाँ पर कोई उसका कारण नहीं दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक कोई नहीं। ठीक है। 68 प्रश्न है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कुबलाई खान था। इसको देख लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तो कुबलाई खान चीन का शासक था। ठीक है। कौन शासक था? कुबलाई खान था। कुबलाई खान चंगेज खां का पोता और युवान राजवंश का संस्थापक था। तो यहाँ से ये भी पॉइंट हमें मिल जाता है। उसने 1271 से 1294 तक चीन पर शासन किया। मार्को पोलो 1275 में चीन पहुंचा और वहाँ 17 वर्ष बिताया। ठीक है। तो मार्को पोलो चीन में कितना वर्ष बिताया? 17 वर्ष बिताया। उसने कुबलाई खान को एक अधिकारी के रूप में सेवा दी और पूरे देश में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उसने चीन में अपने अनुभवों के बारे में द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक एक पुस्तक भी लिखा। तो यह पुस्तक किसने लिखा था? तो जो कुबलाई खां के नेतृत्व में कौन आया था? मार्को पोलो आया था। उसने लिखा द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक एक पुस्तक लिखा। अगला है कि मार्को पोलो चीन के संबंध में जानने वाले यूरोपीय लोगों में से प्रथम था। मतलब यह प्रथम व्यक्ति था जो चीन के बारे में इतनी जानकारी रखता था। यह सदियों से चीन के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत रहा है। इसका जो पुस्तक है द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। चलिए, अब इसके बारे में हम लोग देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो वो थी जेम्स टाउन। ठीक है। और जेम्स टाउन लंदन की जो कंपनी वर्जीनिया थी उसके द्वारा यह बसाई गई कंपनी, यानी अस्थायी कंपनी थी। 1607 ईस्वी में ये बसाई गई थी। अस्थायी जो बस्ती थी वो जेम्स टाउन। ठीक है। और ये जेम्स नाम किसके ऊपर पड़ा? तो इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उन्हीं के नाम पर इस बस्ती का नाम रखा गया था। तो यहाँ से हमारा ये प्रश्न होता है। अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिकी, रूसी क्रांति या फिर फ्रांसीसी? वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों ने सेव्रेज की संधि किस देश के साथ की थी? सेव्रेज की संधि जर्मनी, टर्की, हंगरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने सेव्रेज की संधि किस देश के साथ की थी? वो किया गया था टर्की के साथ। 10 अगस्त 1920 में ये समझौता हुआ था। ठीक है। 10 अगस्त 1920 में।
अगला प्रश्न है 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किए थे जॉन के। किसके द्वारा? जॉन के द्वारा यह किया गया था फ्लाइंग शटल मशीन का। अब देखिए ये सब क्वेश्चन देखने के बाद तो एक बात तो पता हो जाता है कि जिसने 9th-10th की हिस्ट्री अच्छे से कर ली, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हो गया, अगर वो पुस्तक अच्छे से पढ़ लेता है तो वो एग्जाम को क्रैक कर सकता है आसानी से, क्योंकि उसी में से अंदर से बिल्कुल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? कौन सा वो संधि था जिसके द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? ऑक्सबर्ग की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, ट्रायनोन की संधि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो वो था वेस्टफेलिया की संधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा। देखिए इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके अन्य तथ्य भी निकल सकते हैं। वेस्टफेलिया की संधि मई और अक्टूबर 1648 के बीच जर्मनी के ओस्नाबरुक और मुंस्टर से के हस्ताक्षर के द्वारा यह संधि क्या हुई थी? मतलब ये जो 30 साल से युद्ध चला आ रहा था वो समाप्त किया गया था, ठीक है, जिसको कि जब कब शुरू किया गया था? 1618 में, और 1648 में किनके संधि के बीच समाप्त होता है? हस्ताक्षर के बीच। तो ओस्नाबरुक नाम याद कर लीजिएगा, और मुंस्टर में हस्ताक्षरित शांति संधियों की एक श्रृंखला थी जिसने 30 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया। यह युद्ध कई कारणों से एक जटिल संघर्ष था, लेकिन यह मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच धार्मिक मतभेदों को लेकर लड़ा जा रहा था। तो देखिए यहाँ से हमारा ये भी पॉइंट निकल कर आ जाता है। इस युद्ध के राजनीतिक और आर्थिक आयाम भी थे, क्योंकि यह क्षेत्र और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। तो इसके बारे में इतना हमें यहाँ से नॉलेज प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किए थे ऑरलैंड ने, ठीक है, 1919 ईस्वी में किसने किया? ऑरलैंडो ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है वैंकूवर। प्रश्न है, वैंकूवर जाने के लिए कोमामाटागारू जहाज किराए पर किसने लिया था? हरनाम सिंह, गुरमीत सिंह, करतार सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो लिए थे उनका नाम था गुरगीत सिंह, ठीक है, गुरमीत नहीं, गुरनीत सिंह था। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। देखिए गुरदीत सिंह, ये नाम याद कर लीजिए, गुरदीत सिंह जो एक पंजाबी व्यापारी थे, उन्होंने वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज किराए पर लिया था, ठीक है। यह एक जापानी जहाज था। यह एक जापानी स्टीमशिप थी जिसे गुरदीत सिंह ने हांगकांग से वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा तक 376 यात्रियों को ले जाने के लिए किराए पर लिए थे। कितने यात्रियों को? तो 376 यात्रियों को ले जाने के लिए लिए थे। ये सभी यात्री भारत के सिख और हिंदू थे। कोमागाटामारू 23 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचा, लेकिन यात्रियों को कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। यहाँ उन यात्रियों को कनाडा में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी उसने एक इस प्रकार के कानून पारित कर दिया था कि जो भी अप्रवासी है उनके प्रवेश पर क्या कर दिया जाए? तो रोक लगा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट हमारा निकल कर आता है। 76 प्रश्न है, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, भगवान सिंह, इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें कौन संबंधित नहीं थे? तो एक तो भगवान सिंह और एक हुसैन रहीम सिंह। तो इसका आंसर तो हमारा 4th हो जाता है। लेकिन शोर कमेटी की स्थापना किस लिए की गई थी? तो जब कनाडा में जो हिंदू, सिख और जो भी जा रहे थे उनको वहाँ पर नहीं प्रवेश मिलता है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये आंदोलन यानी ये कमेटी गठित की जाती है बलवंत सिंह के द्वारा और सोहनलाल के द्वारा, ठीक है। तो 2 नाम याद करना है, बलवंत सिंह और सोहनलाल के द्वारा ये कमेटी स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो वो चौरा चौरी कांड था जो कि 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है चटगांव। देखिए प्रश्न को देखिए, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति लता। और ये किसके नेतृत्व में किया गया था चटगांव शस्त्रागार? तो सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, प्रफुल्ल चाकी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संबंधित नहीं था, तो वो थे प्रफुल्ल चाकी, ये संबंधित नहीं थे। बाकी ये दोनों शामिल थे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, ये सभी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर का पहला अंक बोल रहा है किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गुरुमुखी, उर्दू, हिंदी, इनमें से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो वो हुआ था उर्दू भाषा में। तो ये हमारे हिस्ट्री से 40 प्रश्न जो कि 9th-10th का एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे हम लोग 40 प्रश्न भूगोल से अगली बार देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो